नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। गहरे काले रंग का स्टारशिप धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठा और पीछे रह गए हाई हेवन सेक्ट के सभी सदस्य तब तक जयकार करते रहे जब तक वह गायब नहीं हो गया। अंतहीन तारों के क्षेत्र में घोर अंधकार में डूबा स्टारशिप तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति धीमी लग रही थी, लेकिन असल में वह बिजली की तरह तेज थी। पलक झपकते ही कई 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। पारदर्शी खिड़की से देखने पर सभी लोग स्टारशिप के पीछे स्थित विशाल तारे को आश्चर्य से देखते रहे। बहुत से लोगों ने छायादार तारे को इस नज़रिए से कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्हें इस क्षण तक यह एहसास नहीं हुआ कि जिस तारे पर उनका जन्म हुआ था वह इतना भव्य और शानदार था। ऐसे तारे का सामना करते हुए सभी के मन में गहरा सम्मान का भाव था। स्टारशिप की गति बेहद तेज थी, लेकिन साथ ही यह बेहद स्थिर भी थी। पतवार के अंदर किसी को जरा भी झटका या कंपन महसूस नहीं हो रहा था। वहां कई उल्कापिंड इधर उधर घूम रहे थे, जिनमें से कुछ छोटे मृत तारे बिना किसी जीवन शक्ति के तारा क्षेत्र में सोए हुए बर्फीले दानवों की तरह तैर रहे थे। शैडोड स्टार से कई लाख किलोमीटर बाहर स्टार फील्ड का एक क्षेत्र था जिसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। छायादार तारे पर तैनात स्टारशिप वाली महान शक्तियां अक्सर उन्हें इस क्षेत्र में अयस्क भंडार खोजने के लिए भेजती थीं। हालांकि फसल छोटी होती थी, लेकिन इससे इन शक्तियों का उत्साह कम नहीं होता था, क्योंकि वे कभी कभी आसपास के उल्कापिंडों और मृत तारों से कुछ दुर्लभ खजाने प्राप्त कर लेते थे। ये वे उत्पाद थे जो शैडोड स्टार पर नहीं पाए गए। हालांकि 10 लाख किलोमीटर से आगे एक खतरनाक क्षेत्र शुरू होता है। इस बिंदु से आगे तारा क्षेत्र की एक सूक्ष्म हवा थी जो लगातार घूमती रहती थी और किसी भी निम्न श्रेणी के तारायान को आसानी से नष्ट कर सकती थी। यहाँ बड़े और छोटे तारों वाले आकाश के तूफान उठते थे और जिस किसी चीज को छूते थे उसे चकनाचूर कर देते थे और उनमें फंसे उल्कापिंडों को धूल में बदल देते थे। इसे मृत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये पहला अवरोध था जिसने शैडोड स्टार को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था, और वह भी सबसे मजबूत अवरोध। यह एक सुरक्षात्मक फिल्म की तरह था जो लाखों किलोमीटर तक छायादार तारे को घेरे हुए था और किसी को भी वहां से बाहर जाने या अंदर आने से रोक रहा था। पिछले 10,000 वर्षों में ऐसा नहीं था कि कोई भी छायायुक्त तारे को छोड़कर बाहर की व्यापक दुनिया का अन्वेषण नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया था क्योंकि उन सभी को इस मृत क्षेत्र ने रोक दिया था। जब स्टारशिप इस क्षेत्र में पहुंचा तो सभी लोगों की हथेलियों में पसीना आ गया। अर्जुन ने तुरंत शिष्यों को आदेश दिया कि वे स्टारशिप के सुरक्षात्मक अवरोध को अधिकतम तक मजबूत करें, संत क्रिस्टल स्रोतों की खपत पर ध्यान न दें। प्रचंड आकाशीय पवन एक अदृश्य जानवर की तरह स्टारशिप पर अपने पंजे से वार करते हुए उसे चीरने और उसके अंदर छिपे लोगों को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। स्टारशिप के बाहर एक तेज आवाज गूंजी जिससे पतवार चरमरा उठी, जिससे सभी के चेहरे हल्के पीले पड़ गए। एक विशाल उल्कापिंड जो अभी तक एस्ट्रल विंड द्वारा तोड़ा नहीं गया था स्टारशिप की ओर फेंका गया, जिससे जोरदार आवाज हुई और हिंसक कंपन हुआ। तूफानी समुद्र में फंसी एक छोटी नाव की तरह स्टारशिप मृत क्षेत्र में बाईं और दाईं ओर उड़ रही थी। शिष्य इसकी दिशा को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, केवल प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलने में सक्षम थे। शिष्यों की ओर से लगातार भय की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन ने जल्दी से चिल्लाकर कहा और बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए शिष्यों के कार्यों को निर्देशित किया। रुद्रेश और अन्य शीर्ष तृतीय क्रम मूल रिटर्निंग रियल मास्टर्स भी अर्जुन के निर्देशों के तहत पावर रूम में पहुंचे और अपने सेंट क्यूई को एक विशेष सरणी में चैनल करने के लिए बैठ गए। स्टारशिप को शक्ति देने में मदद करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहे थे। हर कोई मौत से लड़ रहा था। किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इस स्थान पर किसी भी प्रकार की लापरवाही जहाज के विनाश तथा सभी के विनाश का कारण बन सकती है। इस भयावह जगह में एक अकेले इंसान की ताकत बहुत कम थी। शैडोड स्टार के बाहर का डेड जोन इतना हिंसक था कि स्टारशिप के अंदर के लोग तो क्या, ओरिजिन किंग्स भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। केवल एक साथ मिलकर काम करके ही वे इस संकट पर काबू पा सकते हैं। कुछ समय लगा, लेकिन अंततः अराजक स्थिति स्थिर हो गई। यह एहसास होने के बाद कि स्टारशिप इधर उधर हिल रही थी, फिर भी उसे
कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सभी का आतंक धीरे धीरे शांत हो गया और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। भयावह होने के बावजूद इसमें कोई खतरा नहीं था। यांग यान द्वारा परिष्कृत ओरिजिन किंग ग्रेड स्टारशिप ने जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान किया। पूरे 1 महीने बाद हाई हेवन सेक्ट का स्टारशिप डेथ जोन से मुक्त हो गया और विशाल स्टार फील्ड में पहुंच गया। बाहर से अब खड़खड़ाहट की आवाज़ें नहीं आ रही थीं और स्टारशिप अब बेतरतीब ढंग से नहीं हिल रहा था। जब शिष्यों को यकीन हो गया कि वे शैडोड स्टार के आसपास से सफलतापूर्वक निकल आए हैं, तो स्टारशिप के अंदर खुशी और उत्साह से भरा एक जोरदार जयकारा गूंज उठा। रुद्रेश और अन्य लोग जल्द ही पीले चेहरों के साथ अर्जुन के सामने आए। उनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से थका हुआ था, उनकी आभा अस्थिर रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। आप सभी ने कड़ी मेहनत की है, अर्जुन ने उनकी ओर सिर हिलाया। अर्जुन, क्या तुमने इसे महसूस किया? शेखर ने गंभीर भाव से उससे पूछा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने इस बात को उसी क्षण नोटिस कर लिया था जब स्टारशिप डेथ जोन में पहुंची थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उनका सारा ध्यान जीवित बचे रहने पर था, इसलिए उनके पास इसके बारे में ध्यान से सोचने का समय नहीं था। अब जबकि वे मृत क्षेत्र को पीछे छोड़ चुके थे, अर्जुन के पास सोचने का एक क्षण था कि वह क्या महसूस कर रहा था। तो आपने भी ये देखा? मुझे लगा कि मैं गलत था, शेखर ने गंभीरता से कहा। सम्राट दबाव, आरवेश ने टिप्पणी की। मृत क्षेत्र सम्राट दबाव से भरा हुआ था और एक से अधिक। हाँ, उस जगह पर 2 अलग अलग सम्राट दबाव छा रहे थे। शेखर ने धीरे से सिर हिलाया। एक सम्राट उद्यान से आने वाली आभा के समान है, लेकिन दूसरा बिल्कुल अलग है। आखिर वह क्या था? मुझे एक अनुमान है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हो सकता। आरवेश ने एक विचारशील भाव दिखाया। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। आरवेश का चेहरा मुरझा गया और उसकी आंखें घूम गईं। उसने रूखे स्वर में कहा, अगर मैं ये कहूं तो आप सब सोचेंगे कि मैं पागल हूं। बकवास, शेखर ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े मोह, आप आराम कर सकते हैं और हमें कुछ भी बता सकते हैं। अर्जुन ने भी सिर हिलाया। हाँ, सुनिए, हर किसी का अपना विश्लेषण होता है। आरवेश कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये बूढ़ा गुरु खुद को काफी अनुभवी और ज्ञानी समझता है, लेकिन डेथ जोन से गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक कुएं में बैठा मेढक है, जो आसमान की ओर देखते हुए सोच रहा है कि यह कितना चौड़ा है। ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ। हालांकि ये सब इस बूढ़े गुरु का अनुमान मात्र है, और उसके पास इसके समर्थन में असली सबूत भी हैं। टालमटोल बंद करो और सीधे कह दो, रुद्रेश ने अधीरता से उसे बीच में ही टोक दिया। मृत क्षेत्र 2 अलग अलग सम्राट दबावों से भरा हुआ है, और वे दोनों सम्राट दबाव एक अंतहीन संघर्ष में उलझे हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि जिस आभा से हम परिचित हैं, वह सम्राट उद्यान के स्वामी की है, दूसरे शब्दों में तारों भरे आकाश के महान सम्राट की। जहां तक दूसरे सम्राट दबाव की बात है, वह महान सम्राट के समान स्तर के किसी व्यक्ति का होना चाहिए। आरवेश ने गंभीरता से घोषणा की, शायद मृत क्षेत्र का निर्माण इन 2 पात्रों के बीच एक महान युद्ध का परिणाम था। अपने विचार देने के बाद आरवेश चुप हो गया। शेखर का जबड़ा खुला रह गया और वह अजीब से भाव के साथ आरवेश को घूरने लगा। हालांकि अर्जुन, रुद्रेश और उच्च स्वर्ग संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने एक शांत लेकिन स्थिर नज़र का आदान प्रदान किया। हाँ, ये नामुमकिन है ना? ये बूढ़ा मालिक भी सोचता है कि वह बस कल्पना कर रहा है, आरवेश ने सूखी हंसी हंसी। महान सम्राट एक पौराणिक व्यक्ति था जिसके अस्तित्व की पुष्टि भी नहीं हुई थी, लेकिन अब आरवेश अनुमान लगा रहा था कि उसी स्तर का एक और चरित्र प्रकट हुआ था और महान सम्राट के साथ एक विशाल लड़ाई में शामिल था, एक ऐसी अटकल जिस पर विश्वास करना उसके लिए भी कठिन था। वरिष्ठ मोह का सिद्धांत सही होना चाहिए, अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाकर अपने अनुमान की पुष्टि की। हो, आरवेश ने अर्जुन को संदेह से देखा। उसकी आंखें अचानक उस पर चमक उठीं और उसने उत्सुकता से पूछा, अर्जुन, क्या तुम कुछ जानते हो? शेखर ने भी अर्जुन की ओर उत्सुकता से देखा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि महान सम्राट का एक प्रतिद्वंद्वी था जो उससे कमजोर नहीं था, और उन दोनों ने वास्तव में एक दूसरे से लड़ाई की थी। रुद्रेश और अन्य बुजुर्गों को भी इस विवरण के बारे में पता था, लेकिन ये पहली बार था जब शेखर और आरवेश ने इसके बारे में सुना था। वे दोनों अचंभित थे और सुस्त आंखों से अर्जुन को घूर रहे थे, अपने लटकते जबड़े बंद करने में असमर्थ थे। ये पता चला है कि शैडोड स्टार के अलगाव के पीछे मुख्य अपराधी वह स्वयं है, अर्जुन ने धीरे से कहा।
मृत क्षेत्र की स्थिति इसका सबसे अच्छा सबूत थी, जहां दो अलग अलग सम्राट दबाव अभी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, 10,000 साल बाद भी परिणाम निर्धारित करने में असमर्थ थे। संभवतः यांग यान और उसके अज्ञात शत्रु ने एक बार स्टार फील्ड में लड़ाई की थी, जिसके कारण शैडोड स्टार के चारों ओर एक खतरनाक और उजाड़ क्षेत्र का निर्माण हुआ। प्राचीन काल का सर्वोच्च गहन संप्रदाय भी उनके युद्ध क्षेत्रों में से एक होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ये निर्धारित नहीं कर सका कि क्या ये पहला था या मृत क्षेत्र ने उस स्थान को धारण किया था। शेखर और आरवेश कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें मौका नहीं दिया। पिछला महीना सभी के लिए बेहद थका देने वाला रहा है, चलो फिलहाल आराम करें और स्वस्थ हो जाएं। डेड जोन से गुजरने के बाद बाकी की यात्रा काफ़ी सुरक्षित रहेगी। शायद कुछ साल लग जाएं, इससे पहले कि हमें कुछ ध्यान देने लायक मिले, इसलिए अब एकांतवास में प्रवेश करने और साधना करने का सही समय है। अर्जुन की यह बात सुनकर शेखर और अन्य लोग और अधिक प्रश्न नहीं पूछ सके और केवल सिर हिलाकर अपने अपने कमरों में चले गए। अर्जुन अपनी जगह पर खड़ा रहा, अपनी नज़रें तारों भरे आकाश की ओर गड़ाए हुए। एक क्षण बाद वह स्टारशिप के मुख्य नियंत्रण कक्ष के पास गया और अपनी चेतना को ज्ञान सागर में डुबोने से पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके ज्ञान सागर के ऊपर एक विशाल तारों वाला आकाश, जो अनगिनत बार सिकुड़ चुका था, एक विशाल मॉडल की तरह चुपचाप लटका हुआ था। यह अर्जुन का स्टार चार्ट था। अगर कोई छायादार तारा साधक तारा क्षेत्र से निकलकर प्रवेश करना चाहता था, तो उसे सबसे पहले मृत क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। अब तक कोई भी इस बाधा को पार नहीं कर पाया था। जहां तक दूसरी बाधा की बात है, तो वह थी मृत क्षेत्र से बच निकलने के बाद आगे बढ़ने की दिशा खोजना। स्टार फील्ड में कई खतरे थे, और जब कोई भी स्टारशिप रवाना होता तो उसे अपना रास्ता तय करने के लिए एक अनुभवी मास्टर की ज़रूरत होती। यह जिम्मेदारी आमतौर पर चार्ट मास्टर की उपाधि रखने वालों पर होती थी। चार्ट मास्टर स्टार चार्ट बना सकते हैं, जिससे साधकों या स्टारशिप को खतरनाक क्षेत्रों से बचते हुए स्टार फील्ड के माध्यम से सुरक्षित और कुशलतापूर्वक आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चार्ट मास्टर द्वारा तैयार किए गए स्टार चार्ट के बिना स्टारशिप के स्टार फील्ड में खो जाने और अपने गंतव्य तक कभी न पहुंचने की बहुत अधिक संभावना थी। छाया तारा बहुत अलग थलग था, इसलिए उस पर कोई चार्ट मास्टर नहीं था, और इसलिए कोई भी ऐसा नहीं था जो एक प्रभावी तारा चार्ट बना सके। हालांकि तारा क्षेत्र के अन्य कल्टीवेशन तारों पर चार्ट मास्टर्स का बहुत सम्मान था, और उनकी स्थिति उच्च श्रेणी के कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों से कम नहीं थी। अर्जुन के ज्ञान सागर में स्टार चार्ट एक प्रकार का खजाना था, जिसे उन्होंने वुसु नामक चार्ट मास्टर से संयोग की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त किया था जब उन्होंने पहली बार स्टार फील्ड में प्रवेश किया था। इस स्टार चार्ट के साथ अर्जुन को किसी भी तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं थी। वह एक बेहतरीन जन्मजात चार्ट मास्टर था। जब चाहे पूरे स्टार फील्ड की स्थिति उसके दिमाग में देखी जा सकती थी, जिसमें टोंग जुवान क्षेत्र की स्थिति भी शामिल थी। एक बार वह रुचि को इसे दिखाने के लिए ले गया था, और जब भी उसके पास खाली समय होता तो वह स्वयं इसे निहारता रहता था। इतने वर्षों से उन्हें अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए इस स्टार चार्ट का उपयोग करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब यह अंततः काम आया। अर्जुन की दिव्य भावना विशाल तारा चार्ट के चारों ओर आगे पीछे झिलमिलाती रही, इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल मात्रा का उपभोग करती रही तथा शीघ्रता से एक विशिष्ट स्थान का पता लगा लिया। ये वह स्थान था जहां रुचि को सुवर्णा और अन्य लोगों से अलग कर दिया गया था। यह अर्जुन का पहला गंतव्य था। वह देखना चाहता था कि क्या वह वहां सुवर्णा को ढूंढ सकता है। अपने दिल में इस तरह सोचते हुए अर्जुन ने अपने ज्ञान सागर से अपनी चेतना वापस ले ली और अपने दिव्य ज्ञान को उनके सामने नियंत्रण कक्ष में डाल दिया, जिससे स्टारशिप का मार्ग निर्धारित हो गया। आने वाले लंबे समय तक उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्टारशिप उसके द्वारा बनाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, बशर्ते कि रास्ते में कोई खतरा न हो। समय उड़ गया। स्टारशिप बिना किसी दुर्घटना के अर्जुन द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करते हुए स्थिर और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहा था। कभी कभी कुछ अजीब आकार के स्टार जानवर पास के मृत सितारों से बाहर निकल आते थे, लेकिन वे सभी स्टारशिप के क्रिस्टल तोपों को नियंत्रित करने वाले शिष्यों द्वारा मारे जाते थे। अपने निजी कमरे के अंदर अर्जुन पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने सम्राट गार्डन से प्राप्त बैंगनी मूल भट्टी थी और उसके चारों ओर विभिन्न बक्से और बोतलें पड़ी थीं।
अर्जुन ने कुशलतापूर्वक एक के बाद एक जड़ी बूटी को बैंगनी मूल भट्ठी में रखा, फिर जड़ी बूटियों से औषधीय सार निकालने के लिए अपनी ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा को उसमें डाला, आत्मा सरणियों को चित्रित किया, फिर इन सारों को मिलाया ताकि वे एक साथ मिल जाएं। प्रत्येक चरण की गर्मी और समय को सटीक रूप से नियंत्रित करना। अर्जुन हर विवरण के प्रति सतर्क थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद उठाया। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने भौहें चढ़ाईं और तेजी से अपनी ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा का इनपुट बढ़ा दिया। अगले ही क्षण पर्पल ओरिजिन फनेस से पॉपिंग की आवाज आई, जिसके बाद जलने की अप्रिय गंध आई। अर्जुन एक क्षण के लिए तो देखता ही रह गया, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह फिर असफल हो गया। जब उसने पर्पल ओरिजिन फनेस का ढक्कन उठाया और उसके अंदर से काली राख का ढेर बाहर निकाला तो उसका चेहरा उदास था। पास में पहले से ही राख का एक बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, जो अर्जुन के पिछले असफल प्रयासों का परिणाम था। जारी रखने के बजाय अर्जुन चिंतन में डूब गई। स्टारशिप को शैडोड स्टार छोड़े हुए 2 साल हो चुके थे और इन 2 वर्षों के दौरान अर्जुन ने जरा भी ढिलाई नहीं बरती थी। अपनी विभिन्न दिव्य क्षमताओं को विकसित किया, विभिन्न गुप्त तकनीकों को समझा और अपनी कीमिया कौशल में सुधार किया और एक अत्यंत संतुष्टिदायक जीवन जिया। जब से अर्जुन ने पहली बार कीमियागिरी का रास्ता अपनाया था, गोलियों को परिष्कृत करने में उन्हें बहुत कम बार असफलता मिली थी। उनकी सफलता दर ज्यादातर कीमियागरों की औसत से कहीं ज्यादा थी और उनके द्वारा परिष्कृत उत्पादों की गुणवत्ता भी बहुत ऊंची थी, क्योंकि वे जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे उनके औषधीय गुणों को संघनित करने और उनका सर्वोत्तम उपयोग करने में कुशल थे। इन उपलब्धियों का श्रेय न केवल कीमिया में उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा को दिया जा सकता है, बल्कि उनके ज्वलित ज्ञान सागर को भी दिया जा सकता है, जो गोली शोधन में सेंट क्यूई से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। हालांकि पिछले 2 वर्षों के दौरान उन्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। वह इच्छानुसार मूल ग्रेड उच्च रैंक गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए अर्जुन अब जो परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था वह एक मूल राजा ग्रेड स्पिरिट गोली थी। लेकिन अब तक कई ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटियों का सेवन किया जा चुका था, लेकिन अर्जुन ने अभी तक अपनी भट्टी से एक भी ओरिजिन किंग ग्रेड की गोली नहीं बनाई थी। सब कुछ जले हुए कचरे के रूप में समाप्त हो रहा था। इस परिणाम से वह थोड़ा निराश हो गया। किसी भी पेशे के लिए शिखर तक पहुंचना बेहद कठिन होता है और स्टार फील्ड में ओरिजिन किंग ग्रेड शिखर था। वहां बहुत अधिक मूल राजा क्षेत्र के स्वामी नहीं थे, लेकिन अनगिनत तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र साधक थे जो इस अड़चन में फंस गए थे और एक कदम भी आगे बढ़ने में असमर्थ थे जब तक कि वे वृद्धावस्था में मर नहीं गए। इसी तरह ओरिजिन किंग ग्रेड अल्केमिस्ट और आर्टिफैक्ट रिफाइनर भी दुर्लभ थे, उनकी संख्या वास्तव में ओरिजिन किंग्स की संख्या से बहुत कम थी। अर्जुन की कीमियागिरी कौशल अब इस अड़चन पर अटक गई थी और वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। उन्होंने सम्राट गार्डन में मिले सच्चे रसायन विद्या ज्ञान शास्त्र से बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन वह अभी भी उस उत्तर को प्राप्त करने में असमर्थ थे जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तकनीक और उनका नियंत्रण पर्याप्त था, लेकिन किसी कारण से वह ओरिजिन किंग ग्रेड की गोली को परिष्कृत नहीं कर सके। केवल तभी जब कोई गोली आत्मा प्राप्त कर लेती है, उसे आत्मा की गोली कहा जा सकता है। सच्ची कीमिया ज्ञान शास्त्र में ऐसी एक पंक्ति थी जो अर्जुन के लिए बहुत चिंता का विषय थी। लेकिन मैं एक गोली में जान कैसे डालूं? उसे जिंदा करने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि उसने बहुत सारी ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली थीं, फिर भी उन्हें इस तरह खाने से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्जुन ने बची हुई जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके रखने से पहले कुछ देर सोचा। इन शब्दों को ठीक से समझ पाने से पहले ही उसे लगा कि चाहे वह कितनी भी मेहनत करे, सब बेकार है। उसे इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए था। सूर्य के सच्चे सार और अपने अन्य 5 तत्वों के सर्वोच्च खजाने को बाहर निकालते हुए अर्जुन ने सच्ची कीमिया ज्ञान शास्त्र के शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए 5 तत्वों की अविनाशी तलवार टेम्परिंग कला की खेती शुरू की। 1 और आधे साल के बाद अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे लगा कि स्टारशिप रुक गई है। उसके दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज आई, मानो कुछ हुआ हो। अर्जुन उठे, अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोला। अगले ही पल रुचि की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। हम यहाँ हैं, रुचि उत्साह से चिल्लाया। हम पहुँच गए हैं। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और उसका आकार रुचि के बगल में प्रकट हो गया। उसकी कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए उसका शरीर फिर से टिमटिमा उठा और अंतरिक्ष बल में स्पष्ट उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। रुचि ने अपनी आंखों के सामने बस एक झलक देखी और फिर उसने खुद को और अर्जुन को स्टारशिप के बाहर पाया।
बर्फीले और विशाल तारा क्षेत्र से घिरे हुए बड़े और छोटे मृत तारों की एक श्रृंखला दिखाई दी। ये दृश्य रुचि के लिए बेहद परिचित था। जब भी वह सोचती थी कि कैसे वह इस सेक्ट के संप्रदाय मास्टर किंग या और उसके साथी बुजुर्गों से अलग हो गई थी, तो उसके मन में ये जगह याद आ जाती थी, इसलिए वह इस जगह को लेकर गलत नहीं हो सकती थी। ये यही है, रुचि ने फिर बुदबुदाया, ये यही है। पास में ही एक शून्य गलियारा था और उसमें प्रवेश करते ही हम अलग हो गए। किसी अज्ञात कारण से शून्य गलियारे ने रुचि को छायादार तारे में प्रवेश करने के बाद वहां भेज दिया था, लेकिन किंग्या और सुवर्णा को कहीं और भेज दिया था। यदि अर्जुन ने उसे नहीं देखा होता तो रुचि ने कल्पना भी नहीं की होती कि अब उसका भाग्य कैसा होगा। स्टार फील्ड में प्रवेश करने के बाद उसे गहराई से एहसास हुआ कि वह कितनी छोटी और कमजोर थी। एक शून्य गलियारा, अर्जुन ने धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद कर लीं और आसपास के क्षेत्र की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को बाहर की ओर मुक्त कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से रुचि के साथ एक निश्चित दिशा में उड़ गया। उच्च स्वर्ग संप्रदाय के शिष्यों ने, जिन्होंने उनका आदेश प्राप्त किया था, शीघ्रता से स्टारशिप को उनके पीछे ले गए। एक क्षण बाद अर्जुन रुक गया और सीधे सामने देखने लगा। उसके सामने एक बहुत ही स्पष्ट अंतरिक्ष बल विसंगति थी जो किसी भी प्रकार की दिव्य संवेदना को, जो उसे छूती थी, एक क्षण में निगल लेती थी। हालांकि ये शून्य गलियारा पूरी तरह से ढह चुका था और अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दरअसल ये जल्द ही पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर अर्जुन ने अंतरिक्ष के ताओ की साधना नहीं की होती तो वह इसे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाता। अर्जुन ने इस विसंगति की सावधानीपूर्वक जांच की, जबकि रुचि पास में ही घबराई हुई प्रतीक्षा कर रही थी, बीच में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने आह भरी। कैसा है? रुचि ने जल्दी से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, केवल इस शून्य गलियारे के साथ मैं ये पता नहीं लगा सकता कि सुवर्णा और अन्य कहाँ गए। रुचि की खूबसूरत आंखें, जो उम्मीद से भरी थीं, तुरंत धुंधली हो गईं। हालांकि ये शून्य गलियारा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए जहां भी यह जुड़ता है वह ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा छायादार तारे तक पहुंच पाना शायद एक संयोग था। जहां तक सुवर्णा और बाकियों की बात है, वे पास ही होंगे। जरा रुको, मैं देखता हूं कि कौन सा साधना तारा इस स्थान के सबसे नजदीक है और फिर हम वहां के लिए निकलेंगे। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने स्टार चार्ट की जांच करने के लिए ज्ञान सागर में डुबो दिया। अर्जुन ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलीं और रुचि के साथ स्टारशिप पर लौट आए। शिष्यों को स्टारशिप की दिशा बदलने का आदेश देते हुए वे एक खास साधना तारे की दिशा में चल पड़े। कुछ दिनों बाद एक हल्के नीले रंग का तारा सबके सामने प्रकट हुआ। दूर से देखने पर यह तारा छायादार तारे से बहुत छोटा लग रहा था, संभवतः आकार में केवल एक चौथाई। हालांकि ये बहुत सुंदर था और इसमें अत्यंत समृद्ध विश्व ऊर्जा आभा थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक प्रचुर संवर्धन सितारा था। यहाँ रुककर अर्जुन ने रवाना होने से पहले स्टारशिप को सीलबंद विश्वमनका में ले लिया। यद्यपि अर्जुन को स्टार फील्ड की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कम से कम वह ये जानता था कि ओरिजिन किंग ग्रेड स्टारशिप बहुत अधिक विशिष्ट थे। यहाँ तक कि हिंग लुओ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली ताकतों के पास भी संभवतः ऐसे कुछ ही स्टारशिप होंगे। यदि वे सचमुच स्टारशिप पर सवार होकर इस तारे तक पहुंचे तो इससे निश्चित रूप से दूसरों में गलत इरादे पैदा होंगे। अर्जुन केवल किसी को खोजने के लिए यहाँ आया था, इसलिए वह कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। निम्न शक्ति वाले शिष्य भी सीलबंद विश्वमनके में प्रवेश कर गए। सम्राट की ऐसी कलाकृति के साथ अर्जुन को कार्य करना अधिक सुविधाजनक लगा। सभी तृतीय क्रम मूल रिटर्निंग रियल्म स्वामी और रुचि बाहर ही रहे तथा अर्जुन के साथ मिलकर अपने स्टार शटल का उपयोग करते हुए तारे के पास पहुंचे। आधे दिन बाद 7 लोगों के एक समूह ने इस खूबसूरत तारे पर कदम रखा। यहाँ विश्व ऊर्जा घनत्व छायादार तारे के समान था, जिसमें किसी को भी दूसरे पर कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं था, लेकिन शेखर और अन्य लोग यहाँ हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि वे लगातार बदलते भावों के साथ एक स्थान पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चुपचाप कुछ अनुभव कर रहे हों। अचानक शेखर जोर से हंसा और बहुत उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। यहाँ कोई दमन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जकड़े हुए बंधन अचानक से गायब हो गए हैं। आरवेश के चेहरे पर भी एक उत्साहपूर्ण भाव था।
रुद्रेश और अन्य उच्च स्वर्ग संप्रदाय के बुजुर्ग एक जैसे थे, वे सभी चारों ओर देख रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खुशी देख रहे थे। बधाई हो, अर्जुन स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, मुस्कुराया और बधाई दी। इस साधना तारे में छाया तारे के समान विश्व सिद्धांत दमन नहीं था, जिसका अर्थ था कि शक्तिशाली अदृश्य बंधन जो उन्हें स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाव की गहरी समझ प्राप्त करने से रोक रहे थे, गायब हो गए थे। इसका मतलब ये था कि अब उनके लिए मूल राजा क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा थी। इन पांचों का उत्साह वर्णन करना कठिन था। अर्जुन, ये बूढ़ा गुरु इस उपकार को कभी नहीं भूलेगा। शेखर ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीरता से घोषणा की। आरवेश ने भी तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। यदि अर्जुन उन्हें शैडोड स्टार से दूर नहीं ले जाता तो वे अपने सभी पूर्वजों की तरह होते, जो मूल राजा क्षेत्र तक पहुंचने का अवसर प्राप्त किए बिना ही बुढ़ापे में मर जाते। यह अवसर उन्हें अर्जुन ने दिया था। बड़े कियान बहुत विनम्र हैं। कोई बात नहीं, चलो पहले रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं, शायद हम कुछ देर यहाँ रहेंगे। अर्जुन ने दूर एक शहर की ओर नजर घुमाए और कहा, हालांकि यहाँ कोई विश्व सिद्धांत दमन नहीं है, फिर भी यहाँ से तोड़ना उपयुक्त है या नहीं, हमें पहले इसकी जांच करनी होगी। शेखर ने सहमति में सिर हिलाया। सभी लोग एक आम सहमति पर पहुंचे और तुरंत दूर स्थित शहर के लिए रवाना हो गए। ग्रीन वाटर सिटी के एक चाय घर के अंदर अर्जुन और उनका समूह एक बड़ी मेज के चारों ओर बैठे थे। युवा दुकानदार ने एक बर्तन में स्पिरिट वाली चाय की पेशकश की और वापस जाने ही वाला था, लेकिन शेखर ने उसे रोक दिया। वरिष्ठ महोदय के क्या आदेश हैं? दुकान के कर्मचारी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शेखर को प्रणाम किया। इस दुकान में बहुत से लोगों के आने जाने के कारण इस दुकानदार ने बहुत पहले ही अपनी पैनी नज़रें विकसित कर ली थीं, इसलिए यद्यपि वह यह महसूस नहीं कर सकता था कि शेखर के पास किस प्रकार की साधना है, वह जानता था कि यह समूह उस्तादों से भरा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने किसी भी प्रकार की उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं की। शेखर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत नौजवान, इस बूढ़े मालिक ने तुम्हें बस कुछ सवाल पूछने के लिए रोका है। अगर तुमने अच्छे से जवाब दिया तो ये तुम्हारे हैं। ऐसा कहते हुए शेखर ने उच्च श्रेणी के संत क्रिस्टल के कुछ टुकड़े निकाले और उन्हें मेज पर फेंक दिया। उस पल दुकान वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ चाय पानी परोसकर वह शायद महीने में 2-3 लो रैंक सेंट क्रिस्टल कमा लेता था, इसलिए मेज पर रखे ये चंद हाई रैंक सेंट क्रिस्टल उसके लिए बहुत बड़ी दौलत थे। मितव्ययी होने से उसे जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने जल्दी से सिर हिलाया और झुककर प्रणाम किया। कृपया पूछिए सीनियर, अगर यह छोटा बच्चा कुछ जानता है तो ज़रूर बताएगा। हालांकि यह छोटा बच्चा एक साधारण व्यक्ति है जिसने साधना नहीं की है, फिर भी वह यहीं का मूल निवासी है। अगर सीनियर बच्चा कुछ जानना चाहेगा तो ये छोटा बच्चा उसे निराश नहीं करेगा। बहुत अच्छा, शेखर ने सिर हिलाया, संतुष्ट था कि दुकान का कर्मचारी इतना सहयोगी था और सीधे पूछा, ये बूढ़ा मास्टर आपसे पूछना चाहता है, क्या इस स्टार पर कोई मूल राजा दायरे के स्वामी हैं? मूल राजाओं? दुकान के कर्मचारी ने अर्जुन और मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए अन्य लोगों को आश्चर्य से देखा और फिर समझदारी भरी नजरों से हंसते हुए कहा, वरिष्ठों को मेरे ग्रीन माउंटेन स्टार का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, है ना? आप बहुत तेज हैं। शेखर ने इसे नकारने की कोशिश नहीं की। आखिरकार अगर वह इस नक्षत्र में पैदा हुआ था तो वह इस तरह की चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं होगा। किसी भी साधना स्टार पर मूल राजा का अस्तित्व चरम पर था, इसलिए यदि ऐसा कोई गुरु ग्रीन माउंटेन स्टार पर रहता तो वे निश्चित रूप से प्रसिद्ध होते। दुकान वाला हंसकर बोला, बड़े मजाक कर रहे हो? ये छोटा बच्चा बिना सोचे समझे अंदाज़ा लगा रहा था। हाँ, पर जब इस समय ग्रीन माउंटेन स्टार में कई बड़े लोग आए हुए हैं तो तुम्हें इन बातों का पता भी क्यों नहीं चलता? हमें उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? शेखर ने ठंडी आवाज में कहा। दुकान का कर्मचारी न तो घबराया और न ही चिंतित, बस इतना ही कहा, चूंकि यहाँ कई सीनियर्स हैं, इसलिए ये छोटा सा बच्चा मान रहा है कि आप इस भव्य आयोजन के लिए आए हैं। हालांकि अभी थोड़ी जल्दी है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके शुरू होने में बस 2 साल या उसके आसपास ही हैं। हाँ, यहाँ ओरिजिनल किंग्स हैं या नहीं, इस बारे में हे ग्रीन माउंटेन स्टार में इस स्तर के मास्टर की कमी कब से थी? उनके चेहरे पर गर्व का भाव था, मानो इस ग्रीन माउंटेन स्टार पर हर जगह ओरिजिन किंग्स दिखाई दे रहे हों। सभी ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में दिलचस्पी देखी, जिससे दुकान के कर्मचारी को बातचीत जारी रखने का संकेत मिला।
सच कहूं तो हमारे ग्रीन माउंटेन स्टार पर अब 2 या 3 मूल राजा हैं। अपने चरम पर ग्रीन माउंटेन स्टार में 10 से ज्यादा थे, जिनमें से 2 तीसरे क्रम के मूल राजा क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुके थे। 2 तृतीय क्रम मूल राजा शेखर और अन्य लोग कांप उठे, उनकी आंखें थोड़ी उभरी हुई थीं। दुकान के कर्मचारी के शब्दों से चौंक गए। क्या ये सचमुच सच है? आरवेश ने गहरी आवाज में पूछा। ये छोटा बच्चा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, सबको इस तरह की बातें पता हैं। अगर सीनियर इसकी पुष्टि करना चाहें तो बस इधर उधर पूछ लेना ही काफी होगा। तो क्या ये ग्रीन माउंटेन स्टार मूल राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है? शेखर की आंखें चमक उठीं और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। यद्यपि उसे यहाँ शैडोड स्टार की तरह विश्व सिद्धांत की बेड़ियां महसूस नहीं हुई, फिर भी उसे यह जानने की जरूरत थी कि क्या यहाँ रुकना और सफलता का प्रयास करना उचित है। अब जब उसे दुकानदार से ऐसी जानकारी मिली तो वह निश्चित रूप से काफी खुश था। स्वाभाविक रूप से दुकान के कर्मचारी ने विजयी भाव से अपना सिर हिलाया। क्या कई वरिष्ठ लोग इस मामले के लिए यहाँ नहीं आए थे? आप ये भी देख सकते हैं। शेखर आश्चर्यचकित था। बड़े साहब मजाक कर रहे होंगे। हालांकि यह नन्हा मुन्ना तो एक साधारण इंसान है, लेकिन जीवन में एक बार होने वाली इस घटना की चर्चा पूरे ग्रीन माउंटेन स्टार में फैल चुकी है। अब तो 3 साल के बच्चे भी इसके बारे में सुन चुके हैं, तो यह नन्हा मुन्ना इससे अनजान कैसे हो सकता है? दुकान वाले ने गंभीरता से जवाब दिया। रुको, जीवन में एक बार होने वाला कौन सा आयोजन? अर्जुन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। इस दुकान वाले ने पहले भी इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन अर्जुन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। हर कल्टीवेशन स्टार के अपने रीति रिवाज और खास आयोजन होते हैं। उदाहरण के लिए, शैडोड स्टार का फ्लोइंग फ्लेम सैंडफील्ड कुछ 100 सालों में एक बार ही खुलता है। इस ग्रीन माउंटेन स्टार के साथ भी स्पष्टतः ऐसे ही अवसर आए थे। हालांकि दुकान के कर्मचारी ने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगा कि यह विशेष घटना किसी तरह शेखर और अन्य की सफलता से संबंधित थी, इसलिए अर्जुन ने तुरंत रुचि ले ली। उसका सवाल सुनकर दुकान का कर्मचारी हक्का बक्का रह गया और सिर खुजाते हुए पूछा, क्या मैं गलत था? क्या कई सीनियर यहाँ खूनी जेल ट्रायल में हिस्सा लेने नहीं आए थे? खून कारागार परीक्षण। शेखर और अन्य लोग एक दूसरे को भावशून्य भाव से देखते रहे। हमें विस्तार से बताओ, ये रक्त कारागार परीक्षण क्या है? अर्जुन ने मेज पर उच्च श्रेणी के संत क्रिस्टल के कुछ और टुकड़े फेंके और हल्के से कहा। दुकानदार का हाथ जोर से घुट गया और उसका चेहरा खुशी से भर गया, ये जानते हुए कि आज उसकी मुलाकात कुछ अमीर और ताकतवर मालिकों से हुई है। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से अपना गला साफ किया और कहा, खून का जेल ट्रायल खास तौर पर कई सीनियर्स जैसे ताकतवर मालिकों के लिए होता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शेखर ने अपनी भौहें उठाईं। क्योंकि जो लोग रक्त कारागार परीक्षण में भाग लेते हैं वे सभी तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र के शीर्ष स्वामी हैं। इस नन्हे ने सुना है कि ये स्वामी इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें मूल राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिल सकता है। दुकान के कर्मचारी ने उत्साह से कहा। सचमुच? शेखर अचानक खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उत्साहित थी। दुकान का कर्मचारी अचंभित रह गया, लेकिन जल्दी से सिर हिलाया। इस छोटे बच्चे की हिम्मत नहीं है कि कई वरिष्ठों को धोखा दे। इस छोटे बच्चे ने रक्त कारागार मुकदमे के बारे में जो कुछ भी कहा है वह सच है, लेकिन जहां तक विशिष्ट स्थिति का सवाल है, दुर्भाग्य से यह छोटा बच्चा अनभिज्ञ है। कई वरिष्ठों को भी ये देखना चाहिए कि यह छोटा बच्चा एक साधारण व्यक्ति है जिसने पहले कभी साधना भी नहीं की है, इसलिए मुझे रक्त कारागार मुकदमे का विवरण नहीं पता। तो फिर तुम क्या जानते हो? अर्जुन ने दुकान के कर्मचारी से पूछने से पहले शेखर को फिर से बैठने का संकेत दिया। ये नन्हा सा बच्चा जानता है कि ग्रीन माउंटेन स्टार में अपने मूल राजाओं के दायरे को प्राप्त करने वाले प्रत्येक लॉर्ड ने रक्त कारागार परीक्षण में भाग लिया है। केवल वे ही नहीं, बल्कि अन्य कल्टीवेशन स्टॉर्स के कई मूल राजा भी रक्त कारागार परीक्षण में भाग लेने के लिए इस स्टार पर आए हैं। क्या इस समय यहाँ अन्य साधना सितारों के साधक हैं? शेखर ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, कुछ साल पहले ही दूसरे कल्टीवेशन स्टॉर्स के कुछ साधक ग्रीन माउंटेन स्टार पर आए थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे ट्रायल शुरू होने का समय नज़दीक आता जाएगा, यहाँ और भी ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए इस नन्हे ने सोचा कि कई सीनियर्स। दुकान वाले ने उत्सुकता से शेखर और बाकियों की तरफ देखा। तो बात ऐसी है? अर्जुन ने सिर हिलाया। अच्छा, इस खूनी जेल मुकदमे के बारे में बात करो।
जो कुछ भी तुम जानते हो हमें बता दो, चाहे वो कोई छोटी मोटी बात हो या अफवाह, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। शेखर और अन्य लोगों ने भी यही भावना दोहराई और दुकान के कर्मचारी की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। दुकान के कर्मचारी ने एक क्षण के लिए खुद को शांत किया, फिर उसने फिर से समझाना शुरू किया। रक्त कारागार परीक्षण ग्रीन माउंटेन स्टार की सबसे बड़ी घटना थी और यह 1000 साल में केवल एक बार ही होती थी। हर बार जब ये परीक्षण शुरू होता था तो ये बड़ी संख्या में तृतीय क्रम मूल के लौटने वाले लोग के साधकों को आकर्षित करता था, लेकिन ये परीक्षण स्वयं काफी खूनी होता था और इसमें कई साधक मारे जाते थे। लेकिन जिस प्रकार बड़े खतरे थे उसी प्रकार बड़े अवसर भी मौजूद थे। प्रायः इस परीक्षण से नए मूल राजा उभर कर सामने आते थे। कभी कभी तो एक से अधिक भी होते होंगे। इसलिए भले ही यह खतरनाक था, तीसरे क्रम के मूल रिटर्निंग रियल्म स्वामी इसके पास आते थे। ये परीक्षण हजारों गुरुओं को एक तख्ते वाले पुल को पार कराने के लिए एक साथ लाने जैसा ही था। पूरे स्टार फील्ड में अनगिनत तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र के गुरु थे, लेकिन मूल राजा अत्यंत दुर्लभ थे, और यद्यपि रक्त कारागार परीक्षण के अंदर कई अवसर थे, फिर भी इसे पार करना बेहद मुश्किल था। रक्त कारागार परीक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश तृतीय क्रम स्वामी नहीं तो बहुत से लोग गिर गए, और शायद उनमें से कोई भी तब तक नहीं बच पाया जब तक सब कुछ कहा और किया नहीं गया। लेकिन यह उन स्वामी के महान ऊंचाइयों का पीछा करने के दृढ़ संकल्प को बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रक्त कारागार परीक्षण का इतना जादुई प्रभाव होने का कारण डोमेन का अस्तित्व था। रक्त कारागार परीक्षण के अंदर अपूर्ण डोमेन के कई क्षेत्र थे जिन्हें तृतीय क्रम मूल रिटर्निंग रियल्म साधक अवशोषित कर सकते थे, और यदि वे डोमेन के संबंध में पर्याप्त समझ प्राप्त कर लेते तो उनके पास आगे बढ़ने का अवसर होता। ये रक्त कारागार डोमेन की शक्ति से क्यों भरा हुआ है, और ये डोमेन अधूरे क्यों हैं? शेखर ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा कहा जाता है कि यह एक महान युद्ध का परिणाम था। दुकान के कर्मचारी के पास कहानी कहने का एक जन्मजात उपहार था, इसलिए उसकी व्याख्या स्पष्ट और समझने में आसान थी। उनके वर्णन के अनुसार रक्त कारागार कभी युद्ध का मैदान था, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां 20 से अधिक मूल राजा और बड़ी संख्या में उनके अधीनस्थ लड़े थे। प्राचीन काल में ग्रीन माउंटेन स्टार के पास थर्ड ऑर्डर ओरिजिन किंग दायरे में 2 शीर्ष स्वामी थे, और यहाँ तक कि पूरे स्टार फील्ड पर विचार करने पर भी ये दोनों सबसे मजबूत थे। इनमें से प्रत्येक मूल राजा एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, तथा उनकी सेनाओं के बीच कई बार दुश्मनी और झगड़े भी हुए थे। ये शिकायतें सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक बढ़ती रहीं, और अंततः इस हद तक पहुँच गईं कि 2 महान गुरु भी व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो गए। इतना ही नहीं, दोनों स्वामियों ने अपने मित्रों और सहयोगियों को भी सहायता के लिए आमंत्रित किया। मूल राजाओं के मित्र स्वाभाविक रूप से अन्य मूल राजा थे, और इस प्रकार ग्रीन माउंटेन स्टार पर कहीं एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जो तारों को नष्ट कर सकती थी। उस युद्ध में न केवल 20 से अधिक मूल राजाओं ने भाग लिया, बल्कि विभिन्न संप्रदायों और सेनाओं के असंख्य शिष्य भी शामिल थे। हताहतों की संख्या अनगिनत थी। कोई नहीं जानता कि उस महान युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ, केवल इतना पता है कि जब ये समाप्त हुआ तो धरती हड्डियों के पहाड़ों और खून की नदियों से ढक गई थी। इसमें भाग लेने वाले लगभग 20 मूल राजाओं में से ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई भी जीवित नहीं बचा। तब से इस जगह को ग्रीन माउंटेन स्टार के लोगों द्वारा रक्त कारागार कहा जाने लगा, और यह अफवाह थी कि अंदर की जमीन अभी भी लाल रंग की है, मानो उस लड़ाई के दौरान फैला खून अभी भी बचा हो। इस प्रकार रक्त कारागार का निर्माण हुआ। रक्त कारागार के अंदर हर तरह के टूटे हुए क्षेत्र थे जिनकी शक्ति खतरनाक और अप्रत्याशित थी। तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र से नीचे के लोग जो वहां प्रवेश करते थे मूलतः जीवित नहीं बच पाते थे। केवल तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र के लोग ही कुछ समय पर रक्त कारागार में प्रवेश कर सकते थे ताकि टूटे हुए क्षेत्रों से लाभ प्राप्त कर सकें। यदि कोई भाग्यशाली हुआ तो वह मूल राजा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यदि यह सब कुछ था तो यह इतने सारे तृतीय क्रम मूल रिटर्निंग रियल्म मास्टर्स को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। हालांकि ये भी अफवाह थी कि रक्त कारागार के अंदर अभी भी उन प्राचीन मूल राजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई कलाकृतियां मौजूद थीं। उनमें से हर कलाकृति मूल राजा स्तर की थी, ऐसे खजाने जो बाहरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि दोनों शीर्ष स्वामियों की विरासत भी कहीं अंदर ही छिपी हुई है। यदि कोई इनमें से किसी एक विरासत को प्राप्त कर लेता है तो निस्संदेह वह भविष्य में मूल राजा क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और संभवतः उन 2 स्वामी की ऊंचाई तक भी पहुंच सकता है जो समय के साथ पहुंचे थे।
इतने सारे प्रलोभनों और सभी प्रकार के लाभों के साथ रक्त कारागार में एक ऐसा आकर्षण था जिसका विरोध करना कई लोगों के लिए कठिन था। जब भी रक्त कारागार परीक्षण शुरू होता, तृतीय क्रम मूल के रिटर्निंग रियल स्वामी, जो समाचार सुनते, भाग लेने के लिए स्टारफील्ड के सभी भागों से आते। ये ग्रीन माउंटेन स्टार पर सबसे जीवंत समय भी था। अगले रक्त जेल परीक्षण के शुरू होने में अभी भी 2 या 3 साल बाकी थे, इसलिए दुकान के कर्मचारी ने शेखर के सवालों को गलत समझा। उसने सोचा कि शेखर और अन्य लोग समाचार सुनने के बाद रक्त जेल परीक्षण में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। चाय घर के अंदर 7 लोगों का एक समूह चुपचाप बैठा था। शेखर और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उत्साहित थे और लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। दुकान मालिक से मिली खबर से वे बहुत खुश हुए। मूलतः जब तक वे छायायुक्त तारे के विश्व सिद्धांतों की बेड़ियों से मुक्त होने में सक्षम होते, तब तक वे संतुष्ट रहते, लेकिन अब वे जानते थे कि ग्रीन माउंटेन स्टार पर उनका आगमन वास्तव में एक सुनहरे अवसर के साथ हुआ था। जो लोग उच्चतर मार्शल दाव की प्राप्ति के लिए अपने पूरे जीवन में शैडोड स्टार पर संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए इस समाचार से अधिक सुखद कुछ नहीं हो सकता था। चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी, हर कोई एक दूसरे की आंखों में इरादे देख सकता था। जाहिर है, वे भाग लेना चाहते थे। आप सभी को इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर उस दुकानदार की बात सच है, तो खूनी जेल का मुकदमा शुरू होने में अभी कुछ समय बाकी है। अगर आप इसमें भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो अंतिम निर्णय लेने से पहले आप यहाँ कुछ समय बिताकर खबरों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा। हाँ, वह दुकान वाला एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए हालांकि खूनी जेल मुकदमा सचमुच 1000 साल में एक बार होने वाली एक सनसनीखेज घटना है, फिर भी उसे शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें पहले दूसरे स्रोतों से इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए। रुद्रेश ने अर्जुन की बात से सहमति जताते हुए धीरे से सिर हिलाया। ऐसे में चलो यहीं रुकते हैं। वैसे भी अभी बहुत जल्दी है। अगर यहाँ वाकई इतना अच्छा मौसम है, तो हम फिलहाल यहाँ से नहीं जाएंगे, शेखर ने सुझाव दिया। सहमत, आरवेश ने सिर हिलाया। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने ग्रीन वाटर सिटी में रहने के लिए एक अच्छी सराय ढूंढ ली और कुछ कमरे लंबे समय के लिए आरक्षित कर लिए। हालांकि अर्जुन वहीं नहीं रुका। रुचि को शेखर और अन्य लोगों को सौंपकर वह ग्रीन वाटर सिटी से अकेला निकल गया और अपने स्टार शटल पर उड़ गया। उसे ये देखना था कि क्या सुवर्णा ग्रीन माउंटेन स्टार पर है। उसके और सुवर्णा के बीच के संबंध के आधार पर अगर वह इस साधना तारे पर रहती, तो उसके लिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होता। जब तक वे दोनों एक निश्चित दूरी पर रहते, वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को महसूस कर लेते। इसके अलावा सुवर्णा की बर्फ आत्मा मन का अभी भी अर्जुन के हाथों में थी, और अगर सुवर्णा पास में होती तो इस चीज पर निश्चित रूप से कुछ प्रतिक्रिया होती। अर्जुन ने तेजी से काम किया। वह अपने स्टार शटल के ऊपर बैठा हुआ उत्सुकता से ग्रीन माउंटेन स्टार के चारों ओर उड़ रहा था। ऊंचे पहाड़ों और विशाल मैदानों के पार अर्जुन के पीछे भूमि के बड़े बड़े टुकड़े बचे हुए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे निराश होता गया। ग्रीन माउंटेन स्टार वह सबसे निकटतम साधना सितारा था जहां रुचि और सुवर्णा अलग हुए थे, इसलिए यहां सुवर्णा के पहुंचने की काफी संभावना थी। फिर भी ये कल्टीवेशन स्टार उस स्थान से कुछ महीनों की यात्रा दूर था। अर्जुन को लगा कि सुवर्णा को इससे आगे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लंबी खोज के बाद सुवर्णा का कोई पता नहीं चला और न ही उसके आए सोल बीज से कोई प्रतिक्रिया मिली, जिसके परिणाम से वह आश्चर्यचकित हो गया। सुवर्णा यहाँ नहीं था। 6 महीने बीत गए और अर्जुन ने अपनी खोज में अब लगभग पूरे ग्रीन माउंटेन स्टार को कवर कर लिया था, लेकिन अंतिम परिणाम ने उसे निराश कर दिया। एकांत शिखर के ऊपर खड़े होकर अर्जुन दूर के दृश्य को देख रहा था। उसके हृदय में अकेलेपन की भावना भर रही थी। सुवर्णा को न पाकर उसका मूड स्वाभाविक रूप से काफी खराब था। अर्जुन के पीछे जंगल में जंगली आंखों की एक जोड़ी उसे घूर रही थी और झाड़ियों की आड़ में एक आकृति चुपचाप उसके पास आ रही थी। यह एक शक्तिशाली राक्षस जानवर का क्षेत्र था और उसकी अनुमति के बिना कोई भी अन्य प्राणी इस पर पैर नहीं रख सकता था। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करने का साहस करता था, वह इस राक्षस जानवर का भोजन बन जाता था। इस राक्षस जानवर के पास अंतर्ज्ञान की अपनी भावना थी और जैसे ही उसने अर्जुन को चुपचाप देखा, उसे एहसास हुआ कि इस व्यक्ति की ताकत बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए वह उसे अपने क्षेत्र का उल्लंघन करने के परिणाम सिखाने की तैयारी कर रहा था।
हवा की दिशा की मदद से ये राक्षस जानवर अपनी गंध को खत्म करने में सक्षम था, क्योंकि यह अर्जुन के करीब कदम से कदम मिलाकर हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह और समय की तलाश में था। अचानक उसने देखा कि अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और अपने छिपने के स्थान की ओर देखा। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है, अर्जुन ने धमकी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। इस मुस्कान से राक्षस जानवर की हड्डियां तक कांप उठीं और उसके दिल की गहराइयों में अचानक एक बेहद बेचैनी फैल गई। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और उसके 3 महान सहायक उसके चारों ओर प्रकट हो गए। स्वर्ग कांपता स्तंभ उठाए, पत्थर की कठपुतली शियाओ शियाओ अचानक एक पत्थर के दानव में बदल गई। कलाकृति आत्मा एक विशाल लाल अग्निपक्षी में बदलते ही चीख उठी। ड्रैगन बोन तलवार ने एक अद्भुत दबाव छोड़ा और एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ के साथ दर्जनों मीटर लंबे एक विशाल हरे ड्रैगन में बदल गई। राक्षस जानवर की आंखों में लगभग मानव जैसा भय झलक रहा था। वह तेजी से घूमा और भागने की कोशिश की। इस समय उसे पता था कि उसने गलत लक्ष्य चुन लिया है। इसे मार डालो, अर्जुन ने स्पष्ट आदेश दिया। पृथ्वी तुरंत कांप उठी जब जियो ने राक्षस जानवर का पीछा किया। हर बार जब वह एक कदम रखता तो पृथ्वी पर गहरे पैरों के निशान छोड़ देता। अग्निपक्षी प्रकाश की एक लाल रेखा में बदल गई जो तेजी से भागते हुए राक्षस जानवर के पास पहुंची तथा उसके पास से गुजरने वाले पेड़ों को क्षण भर में जलाकर राख कर दिया। विशालकाय गहरे हरे रंग का ड्रैगन उसके पीछे पीछे आ रहा था। अर्जुन ने हल्के से सांस छोड़ी, मानो वह अपने दिल के अवसाद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो, इससे पहले कि वह भी इत्मीनान से उसके साथ चल पड़े। उस समय उसका मूड काफी खराब था, इसलिए जब इस राक्षस जानवर ने उसे शिकार की तरह व्यवहार करने की हिम्मत की तो वह बस अपनी मौत चाहता था। अर्जुन को अपनी कुंठाओं को व्यक्त करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी। राक्षस जानवर की दहाड़ और जियो की धीमी गड़गड़ाहट आगे से सुनाई दे रही थी। कभी कभी फायरबर्ड की चीख और ड्रैगन बोन तलवार की गर्जना के साथ मिश्रित हो जाती थी। जंगल में नरसंहार होने के कारण आसपास की विश्व ऊर्जा आभा में उतार चढ़ाव आया। यद्यपि यह राक्षस जानवर कमजोर नहीं था, 9वें क्रम के शिखर पर होने के कारण 10वें क्रम तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर ये स्टोन पपेट, फायरबर्ड और ड्रैगन बोन तलवार के संयोजन का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है। यहां तक कि बच निकलना भी असंभव था। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था और जब तक अर्जुन वहां पहुंचा तब तक राक्षस जानवर जो उसे खाने के लिए देख रहा था अब जमीन पर मृत पड़ा था। उसकी कमर टूट चुकी थी और उसके मांस से हड्डियों के टुकड़े बाहर निकल रहे थे, मानो स्वर्ग के हिलते हुए स्तंभ ने उसे चकनाचूर कर दिया हो। उसका फर भी आर्टिफैक्ट स्पिरिट की लपटों से झुलस कर काला पड़ गया था। इस बीच विशाल गहरे हरे रंग का ड्रैगन उसकी लाश के ऊपर मंडरा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसके भौतिक सार को निगलना चाहता था। हालांकि अर्जुन ने इसे रोक दिया, क्योंकि वह इस राक्षस जानवर की लाश के पास गया और बिना किसी जल्दबाजी के उसके शरीर में एक सुनहरा रक्त धागा भेज दिया। अर्जुन की दिव्य इंद्रिय के नियंत्रण में स्वर्ण रक्त धागा राक्षस जानवर के शरीर के माध्यम से पानी के माध्यम से मछली की तरह तैर गया। इसके बाद एक विचित्र दृश्य सामने आया, जब राक्षस जानवर की लाश नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली गति से सिकुड़ने लगी और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा किसी चीज द्वारा निगल ली गई है। अर्जुन ने इस दृश्य को उदासीनता से देखा, मानो वह इसे देखने की उम्मीद कर रहा था। थोड़ी देर बाद राक्षस जानवर की लाश मुरझाकर भूसी बन गई, यहाँ तक कि उसका राक्षस कोर भी गायब हो गया। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और एक सुनहरा लाल धागा इस लाश से निकला और एक छोटे सांप की तरह उसकी उंगलियों के बीच नाचने लगा। इस खतरे को चुपचाप देखते हुए अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का भाव दिखाई दिया और उसका पिछला अवसाद कुछ कम हो गया। एक ही विचार से उसके हाथ में स्वर्ण रक्त धागा अचानक मुड़ गया और एक राक्षस जानवर में परिवर्तित हो गया। ये राक्षसी जानवर उस राक्षस से लगभग अलग नहीं दिख रहा था जो उसके सामने मृत पड़ा था, यहाँ तक कि उसका आकार प्रकार भी लगभग वैसा ही था, जबकि उसकी आंखें घूमी हुई थीं, मानो उसमें गहरी आध्यात्मिकता हो। बस फर्क इतना था कि वह अर्जुन के स्वर्ण रक्त सूत्र से रूपांतरित था और उसका रंग 2 रंगों वाला सुनहरा और लाल था। ये स्वर्ण रक्त सूत्र द्वारा किया जाने वाला दूसरा प्रकार का परिवर्तन था। ये परिवर्तन दानव रक्त सूत्र गुप्त तकनीक के दूसरे भाग में दर्ज किया गया था। अर्जुन ने इसे बहुत पहले ही अच्छी तरह समझ लिया था, लेकिन अब तक उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। स्वर्ण रक्त धागों की पहली उन्नत हेरफेर तकनीक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए कई अलग अलग स्वर्ण रक्त धागों को विभिन्न आकृतियों में एकीकृत और संघनित करने की क्षमता थी।
हालांकि दूसरे ने स्वर्ण रक्त धागे को एक राक्षस जानवर के शरीर और आत्मा को अवशोषित करने की अनुमति दी, जिससे स्वर्ण रक्त धागा उस राक्षस जानवर की प्रतिकृति में परिवर्तित हो गया। ये स्वर्ण रक्त सूत्र गुप्त तकनीक का एक चमत्कारी प्रयोग था। जिस भी वरिष्ठ विशेषज्ञ ने इस गुप्त तकनीक को गढ़ा, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सम्राट उद्यान के अंदर अर्जुन ने दानव रक्त मंदिर की आकर्षक मंदिर स्वामी से युद्ध किया था और उसके 2 दानव रक्त धागों को 2 सजीव सांपों में बदलते देखा था। उस समय वह बहुत उत्सुक था कि उसने ये कैसे किया। बाद में उन्होंने दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक का दूसरा भाग प्राप्त किया और रहस्य को समझ लिया। प्रत्येक स्वर्ण रक्त धागा अर्जुन के स्वर्ण रक्त की एक बूंद से संघनित था और प्रत्येक धागा राक्षस जानवर के भौतिक सार और उसके राक्षस कोर में ऊर्जा को अवशोषित और विलय कर सकता था, जिसके बाद यह इन तथाकथित रक्त जानवरों में से एक में परिवर्तित हो सकता था। दानव रक्त मंदिर के मंदिर स्वामी ने जिन 2 खूनी सांपों का उपयोग किया था, वे उसके दानव रक्त धागों से परिवर्तित रक्त जानवर थे। रक्त जानवर एक राक्षस जानवर की क्षमताओं को उसके जीवित रहते ही प्राप्त कर सकते थे, और क्योंकि यह अर्जुन गोल्डन ब्लड से रूपांतरित किया गया था, ये सीधे उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था, जिससे वह इसे अपने अंगों की तरह नियंत्रित कर सकता था। इससे पहले शैडोड स्टार पर अर्जुन के पास उपयुक्त राक्षस जानवर खोजने का समय नहीं था, इसलिए उसने किसी भी रक्त जानवर की खेती नहीं की थी। अब जबकि उसे एक उपयुक्त परीक्षण विषय मिल गया था, अर्जुन उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। अपने सभी सहायकों की सहायता से वह आसानी से सफल हो गया। अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त करते हुए और इस रक्त राक्षस की जांच करते हुए अर्जुन ने संतुष्टि में धीरे से सिर हिलाया। जहां तक आभा का सवाल है, उसके स्वर्ण रक्त सूत्र से बना ये रक्तपिंड किसी द्वितीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र साधक के बराबर होना चाहिए। ये शक्ति उस मूल राक्षस पिंड से कुछ कम थी जिससे इसे संघनित किया गया था, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन के पास एक से अधिक स्वर्ण रक्त धागे थे। जब तक पर्याप्त राक्षस जानवर मौजूद थे, अर्जुन अपने सभी स्वर्ण रक्त धागों को रक्त जानवरों में बदल सकता था। उस समय सैकड़ों रक्त जानवरों के एक साथ छोड़े जाने पर भले ही उसे किसी मूल राजा का सामना करना पड़े, अर्जुन असहाय नहीं होगा। हालांकि उपयुक्त राक्षस जानवरों को ढूंढना आसान नहीं था, इसलिए इस तरह की योजना को धीरे धीरे लागू किया जाना था। जब वह इस बारे में सोच रहा था, अर्जुन ने हल्के से रक्त जानवर की ओर हाथ बढ़ाया। रक्त पशु तुरंत सिकुड़ गया और पलक झपकते ही कबूतर के अंडे के आकार का रह गया और उसकी आकृति अर्जुन की हथेली पर हल्के से आ गिरी। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही वह इसे रखने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसकी नज़रें उसकी हथेली पर सजीव रक्त पशु पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक चिंता भरी नज़र छा गई। विचारों में खोए हुए अर्जुन समझ की स्थिति में डूब गए। काफी देर बाद अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी और वह जोर से बुदबुदाया, केवल आध्यात्मिकता वाली गोली को ही स्पिरिट पिल कहा जा सकता है। तो बस इस समय उसे कुछ हद तक उन शब्दों का अर्थ समझ में आया जो उसे इतने लंबे समय से सच्ची कीमिया ज्ञान शास्त्र में उलझा रहे थे। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, फिर भी कोशिश करना काबिले तारीफ था। अगर यह कामयाब रहा तो अर्जुन अंततः ओरिजिनल किंग ग्रेड स्पिरिट पिल्स को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर पाएगा और आधिकारिक तौर पर ओरिजिनल किंग ग्रेड अल्केमिस्ट के पद तक पहुंच पाएगा। अर्जुन ने आदेश दिया, दूर चले जाओ, मेरे पास पहरा दो और मुझे किसी भी चीज से परेशान मत होने दो। उसके 3 सहायक तुरंत तितर बितर हो गए और पास में एक सख्त घेरा बना लिया। अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया, हाथ हिलाया और अपनी अंतरिक्ष वलय से जड़ी बूटियों से भरे कई बक्सों के साथ अपनी बैंगनी मूल भट्टी को बाहर बुलाया। अर्जुन ने एक जेड बॉक्स उठाया, उसका ढक्कन खोला, उसमें से एक ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटी निकाली, फिर उसे सीधे पर्पल ओरिजिन फनेस में रख दिया। प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और अर्जुन ने भट्टी को गर्म करना शुरू कर दिया ताकि उसके अंदर की जड़ी बूटी औषधीय तरल में परिवर्तित हो जाए। उन्होंने ये कार्य सहजता और परिचितता के साथ किया। अर्जुन को ये याद नहीं था कि उसने स्टारशिप पर इस प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया था, इसलिए वह प्रत्येक चरण के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने प्रत्येक जड़ी बूटी के लिए उपयोग किए गए समय और तापमान में कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये पता नहीं चला कि वे ओरिजिन किंग ग्रेड की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम क्यों नहीं थे। लेकिन अब उसके पास एक अत्यंत साहसिक अनुमान था। यह विचार साकार हो सकता है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी होनी बाकी थी, इसलिए उसने अभी भी अत्यंत सावधानी से काम लिया, थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने का साहस नहीं किया।
प्रत्येक मूल राजा ग्रेट जड़ी बूटी को बैंगनी मूल भट्टी में रखा गया था और अर्जुन की ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा के तड़के के तहत और विभिन्न आत्मा सरणियों की मदद से इन जड़ी बूटियों को औषधीय तरल पदार्थों में बदल दिया गया था, एक दूसरे के साथ विलय कर दिया गया था और गहन और रहस्यमय परिवर्तनों से गुजरा था। अर्जुन का व्यवहार और भी केंद्रित होता गया, जड़ी बूटियां डालने का उनका काम और भी ज्यादा सावधानी से होता गया। हर आत्मा समूह को उनकी ज्वलित दिव्य इंद्रिय का सटीक चित्रण करके और सही समय पर जड़ी बूटियों के शोधन में सहायता के लिए बैंगनी मूल भट्टी में डाला गया। सब कुछ बिना किसी गलती के व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन के माथे पर पसीने की महीन बूंदें दिखाई देने लगीं। ओरिजिन किंग ग्रेड की गोली को परिष्कृत करना अभी भी उसके लिए एक बड़ी परीक्षा थी, न केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा नियंत्रण की मांग के कारण, बल्कि मनोवैज्ञानिक बोझ के कारण भी। उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। पर्पल ओरिजिन फनेस से हल्की सुगंध फैलने लगी, जो इस बात का संकेत था कि विभिन्न औषधीय द्रव्यों का सही ढंग से विलय होना शुरू हो गया था, जो एक सकारात्मक संकेत था। हालांकि अर्जुन ने अभी तक कोई जश्न नहीं मनाया। स्टारशिप पर 2 वर्षों के दौरान उन्होंने अनगिनत बार पर्पल ओरिजिन फनेस से औषधीय सुगंधों को सूंघा था, लेकिन एक बार भी वह एक सच्ची स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने में सफल नहीं हुए थे और हमेशा जले हुए असफल उत्पादों के साथ समाप्त हुए थे। इसके बाद जो हुआ वह अल्केमी में सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह 1000 कदम की यात्रा का अंतिम चरण था और अर्जुन ने औषधीय सुगंधों को धीरे से सूंघते हुए उनके विकास पर नजर रखते हुए एक उपयुक्त अवसर की तलाश की। सुगंध धीरे धीरे घनी होती गई और जल्द ही एक अनोखी औषधीय खुशबू ने आसपास के 1000 मीटर के दायरे को भर दिया, जिसने इसे सूंघने वाले सभी लोगों की इंद्रियों को तरोताजा कर दिया। एक निश्चित क्षण में, जब ये सुगंध अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गई, अर्जुन की आंखें अचानक चमक उठीं। यह अब था। अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन ने अपनी हथेली में सुनहरे और लाल प्रकाश का एक गोला बुलाया। इस प्रकाश के गोले के अंदर एक राक्षसी जानवर की काल्पनिक छवि थी, जिसे अनगिनत बार छोटा किया गया था। रक्त जानवर। ये रक्त पशु था जिसे अर्जुन ने अपने स्वर्ण रक्त धागे से परिष्कृत किया था। बैंगनी मूल भट्टी का ढक्कन उठाकर अर्जुन ने रक्त जानवर को अंदर फेंक दिया। चुपचाप उसकी ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा की विशाल शक्ति के तहत रक्त जानवर तुरंत विलुप्त हो गया और पूरी तरह से कड़ाही के अंदर औषधीय तरल में विलीन हो गया। औषधीय सुगंध के साथ हल्की खूनी गंध भी मिल गई, लेकिन इससे कोई असंगति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि औषधीय सुगंध और भी अधिक तीव्र हो गई। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, उन्हें हल्का सा एहसास हुआ कि उन्होंने मुख्य बात समझ ली है, लेकिन फिर भी उसे नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत जगाते हुए उन्होंने औषधीय द्रव को परिष्कृत करना जारी रखा। सच्चे कीमिया ज्ञान शास्त्र को समझने से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह इस समय अर्जुन के कीमिया कौशल की नींव में तब्दील हो गया था और उसकी गतिविधियां बिना किसी देरी के सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थीं। रक्त जानवर उसके स्वर्ण रक्त धागे से संघनित हो गया और राक्षस जानवर का सार पूरी तरह से घुल गया और औषधीय तरल के एक हिस्से में बदल गया। बैंगनी मूल भट्टी अचानक हिल गई, मानो अंदर कुछ अज्ञात हुआ हो, लेकिन अर्जुन ने अपनी ज्वलित दिव्य इंद्रिय से इन झटकों को तुरंत दबा दिया। पर्पल ओरिजिन फनेस से एक कर्कश ध्वनि गूंज रही थी, मानो कोई जीवित प्राणी उसकी दीवारों से टकराकर भागने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि अर्जुन अपना ध्यान केंद्रित रखे रहे। आधा कप चाय पीने के बाद भट्टी की हलचल धीरे धीरे कम हो गई। अर्जुन ने अपनी ज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा को वापस ले लिया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने गंभीरता और संकोच के साथ बैंगनी मूल भट्टी को देखा, वह सफल हुआ या असफल, ये तो अगले ही पल साफ हो जाएगा। अर्जुन को यकीन नहीं था कि इस बार उसने अपनी कीमिया में क्या परिणाम हासिल किया है, लेकिन कम से कम उससे पहले जैसी किसी जलने की गंध तो नहीं आ रही थी, इसलिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद अर्जुन ने अपना हाथ अपनी पर्पल ओरिजिन फनेस की ओर बढ़ाया। परिणाम चाहे जो भी हो, बेहतर यही है कि कार्रवाई की जाए और पता लगाया जाए। अर्जुन ने पर्पल ओरिजिन फनेस का ढक्कन उठाया और उसी क्षण प्रकाश की एक धारा बाहर निकली, जो दूर भागने की कोशिश करने से पहले केवल एक बार चक्कर लगाती रही। तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? अर्जुन चिल्लाया और उसने अपना हाथ प्रकाश की रेखा की ओर बढ़ाया और तेजी से उसे पकड़ लिया। हालांकि उसने प्रकाश की इस धारा को पकड़ लिया था, फिर भी अर्जुन ने उसे धीरे से थामे रखा, क्योंकि उसे लगा कि वह संघर्ष और प्रतिरोध कर रही है। जल्द ही ये संघर्ष शांत हो गया, मानो जो कुछ भी था उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली हो।
अर्जुन ने अपनी मुट्ठी खोली और अपनी हथेली को ध्यान से देखा। एक पीली चांदी की गोली जो लगभग एक लोंगन के आकार की थी उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, और यद्यपि इसकी सुगंध उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि इसे परिष्कृत करते समय थी। जब अर्जुन ने इस गंध को सूंघा तो उसे पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग एहसास हुआ। ये पहले की तुलना में काफ़ी अधिक ताज़ा था। एक ओरिजिनल किंग ग्रेड स्पिरिट पिल। अर्जुन की दिव्य इंद्रिय की जांच के तहत वह यह निर्धारित कर सका कि इस स्पिरिट पिल में निहित औषधीय प्रभावकारिता वास्तव में ओरिजिनल किंग ग्रेड की थी, और हालांकि यह केवल एक निम्न श्रेणी की ओरिजिनल किंग ग्रेड की गोली थी, फिर भी यह अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थी। अर्जुन का चेहरा खुशी से भर गया जब उसने इस गोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, और थोड़ी देर बाद वह जोर से हंस पड़ा। अंततः उन्हें इस वाक्यांश का अर्थ समझ में आया कि केवल तभी जब किसी गोली में आत्मा हो उसे स्पिरिट पिल कहा जा सकता है। यह ओरिजिन किंग ग्रेड स्पिरिट पिल इसका सबसे अच्छा सबूत था। उसका स्वर्ण रक्त सूत्र आध्यात्मिकता से भरपूर था, और उसके स्वर्ण रक्त सूत्र से रूपांतरित रक्त पशु उससे भी अधिक आध्यात्मिक था। इसलिए शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान उस रक्त पशु का उपयोग करके अर्जुन ने एक मूल राजा श्रेणी की आत्मा की गोली तैयार की। ये कहा जा सकता है कि इस गोली को परिष्कृत करने से पहले सब कुछ सिर्फ अटकलें ही थीं। लेकिन अब ये सब पुष्टि में बदल गया था। एक गोली बिना किसी कारण के आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उच्चतम स्तर की मूल राजा श्रेणी की जड़ी बूटियां भी आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि वे उत्परिवर्तित होकर विश्व आत्मा निधि न बन जाएं, जिनमें अपनी स्वयं की चेतना हो। इस प्रकार इसे परिष्कृत करने के लिए किसी ऐसी चीज का उपयोग करने की आवश्यकता थी जिसमें आध्यात्मिकता हो। दूसरे शब्दों में, एक गोली आत्मा। जब तक अर्जुन एक गोली आत्मा को भर सकता है, वह ओरिजिन किंग ग्रेड स्पिरिट गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। उनके रक्त जानवर ने इस स्पिरिट पिल की गोली आत्मा के रूप में काम किया है। जब अर्जुन ने अपने रक्त पशु की समृद्ध आध्यात्मिकता को देखा तो उसे अचानक एक आभास हुआ, और इसे आजमाने के बाद ये ठीक वैसा ही काम किया जैसा उसने अनुमान लगाया था। अर्जुन को नहीं पता था कि दूसरे ओरिजिन किंग ग्रेड कीमियागर अपनी ओरिजिन किंग ग्रेड की गोलियों को कैसे परिष्कृत करते हैं, लेकिन अब वह जिस विधि का इस्तेमाल कर रहा था वह पूरी तरह से स्वीकार्य थी। सच्ची कीमिया ज्ञानोदय शास्त्र ने उसे इस परिणाम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचाया था। यह एक मौलिक विधि थी जिसे उसने स्वयं विकसित किया था। यदि 1000 कीमियागर सच्चे कीमिया ज्ञान शास्त्र का अध्ययन करें तो वे 1000 अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे। अर्जुन ने अब सच्चे कीमिया ज्ञान शास्त्र से अपना स्वयं का कीमिया मार्ग खोज लिया था। हाथ में जो गोली थी वह एक त्रिआत्मा शुद्धि गोली थी जिसका उपयोग साधना बढ़ाने के लिए किया जा सकता था। मूल राजा श्रेणी की गोलियों के संदर्भ में ये बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थी, और हालांकि इसका मूल्य अभी भी काफ़ी अच्छा था, फिर भी ये किसी भी तरह से स्वर्ग को चुनौती देने वाला खजाना नहीं था। कम से कम स्वर्ण रक्त धागे से परिष्कृत रक्त जानवर को गोली आत्मा के रूप में उपयोग करना थोड़ा बेकार था। यद्यपि अर्जुन ने जो विधि खोजी थी वह व्यवहार्य थी, लेकिन यदि वह भविष्य में अपनी सभी कीमिया के लिए वास्तव में इस विधि का उपयोग करता तो संभवतः अर्जुन के स्वर्ण रक्त धागों की आपूर्ति समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगता। अर्जुन इस तरह की खपत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह इस परिणाम को कैसे सुधार सकता था? अर्जुन इस क्षणिक सफलता से संतुष्ट नहीं हुआ और इसके बजाय चिंतन में डूब गया। जल्द ही उसके मन में एक नया विचार आया। चूंकि एक रक्त पशु जिसमें आध्यात्मिकता थी एक गोली आत्मा बन सकता था, तो शायद एक शुद्ध स्वर्ण रक्त धागा या यहाँ तक कि उसके स्वर्ण रक्त की एक बूंद भी पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त शायद एक राक्षस जानवर की आत्मा का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे ही अर्जुन ने ये सोचा, वह तुरंत कार्रवाई में जुट गया और अपने विचारों की पुष्टि करने लगा। आधे दिन बाद अर्जुन के हाथों में 1 और 3 आत्माओं की शुद्धि की गोली दिखाई दी। इस आत्मा की गोली को अर्जुन के स्वर्ण रक्त की एक बूंद से शुद्ध किया गया था। दोनों स्पिरिट पिल्स की तुलना करने पर अर्जुन को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि थरी स्पिरिट्स क्लींजिंग पिल के पहले बैच में, जिसे उसने परिष्कृत किया था, वास्तव में दूसरे बैच की तुलना में अधिक सघन औषधीय प्रभावकारिता थी। यह महसूस करते हुए अर्जुन ने अपनी सोच को फिर से समायोजित किया। अपनी कीमियागिरी जारी रखने के बजाय अर्जुन ने जंगल में उपयुक्त राक्षस जानवरों की खोज शुरू कर दी। 1 महीने बाद अर्जुन के हाथ में एक जैड की बोतल थी। ये बोतल ओरिजिन किंग ग्रेड स्पिरिट पिल्स से भरी थी, जिनमें से हर एक हल्के चांदी के रंग की थी। 3 आत्माओं की शुद्धि की गोली की इस बोतल को परिष्कृत करने के लिए अर्जुन ने बहुत मेहनत की थी।
अकेले उसने 8वें क्रम से ऊपर के राक्षस जानवरों को कई दर्जन से ज्यादा मार गिराया था। कुछ प्रयोगों के बाद उन्होंने पाया कि उनके पिछले विचार व्यवहार्य थे। ओरिजिन किंग ग्रेट स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए उसे अपने गोल्डन ब्लड को पिल स्पिरिट के रूप में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। कोई भी अस्तित्व जिसमें आध्यात्मिकता हो और जो जड़ी बूटियों के साथ संघर्ष न करे, पिल स्पिरिट बन सकता था। उदाहरण के लिए, एक राक्षस जानवर की आत्मा। अर्जुन के पास विनाश की राक्षसी आंख थी और उसमें रंगीन कांच के दिव्य प्रकाश की शक्ति समाहित थी, इसलिए उसके लिए राक्षस जानवर की आत्मा को दबाना और इकट्ठा करना आसान काम था। इस राक्षस जानवर की आत्मा को जरूरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर वह गोली को आध्यात्मिकता प्रदान कर सकता था। हालांकि ओरिजिन किंग ग्रेट स्पिरिट पिल्स की पिल स्पिरिट्स के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। 7वें क्रम के राक्षस जानवर की स्पिरिट पूरी तरह से अपर्याप्त थी। 8वें क्रम की स्पिरिट ठीक थी, जबकि 9वें क्रम की स्पिरिट सबसे अच्छा विकल्प था। अगर वह 10वें क्रम के राक्षस जानवर की स्पिरिट का उपयोग कर सकता था, तो अर्जुन को लगा कि वह पिल वेन्स बनाने वाली स्पिरिट पिल को भी परिष्कृत कर सकता है। राक्षस पशु आत्माओं के अतिरिक्त विश्व आत्मा खजाने, जिन्होंने चेतना का निर्माण किया था, वे भी एक गोली आत्मा की भूमिका को पूरा कर सकते थे। इस्तेमाल की गई पिल स्पिरिट की उच्च श्रेणी स्पिरिट पिल के सफलतापूर्वक शोधन की संभावना से सीधे संबंधित थी। कई प्रयोगों और असफलताओं के बाद अर्जुन ने सफलता का एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। उसने बहुत कुछ हासिल किया था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप ओरिजिन किंग ग्रेट स्पिरिट पिल्स की एक बोतल प्राप्त हुई और अनगिनत सामग्रियों का उपभोग किया गया, लेकिन इसने ओरिजिन किंग ग्रेट अल्केमिस्ट के रूप में उनकी आधिकारिक पदोन्नति को भी चिन्हित किया, जिससे अर्जुन को स्टार फील्ड के अल्केमिक वे के शिखर पर खड़ा होने की अनुमति मिली। शोधन की उनकी पद्धति उनकी अपनी मौलिक रचना थी और केवल वे ही इसका प्रयोग कर सकते थे। दूसरों के लिए एक मृत राक्षस जानवर की आत्मा को पकड़ना और गोली शोधन के दौरान एकीकृत करना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए भले ही कोई अर्जुन की कीमिया पद्धति को चुरा ले, वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे एक विशेष आत्मा प्रकार की गुप्त तकनीक की खेती नहीं करते हैं जो उन्हें समान परिणाम देने की अनुमति देती है। अर्जुन के रसायन विद्या कौशल के उदात्तीकरण ने स्वर्गीय मार्ग और मार्शल दाव के बारे में उसकी समझ को भी गहरा कर दिया था, इसलिए यद्यपि उसके साधना क्षेत्र में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, फिर भी उसकी शक्ति पर उसकी महारत 1 महीने पहले की तुलना में कहीं बेहतर थी। ओरिजिन किंग ग्रेट कीमियागर बनने के बाद अर्जुन को जो अगला कदम उठाने की आवश्यकता थी, वह था एक विशेष कीमिया तकनीक का अध्ययन करना। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जड़ी बूटियों के एक बैच से केवल एक गोली ही परिष्कृत की जा सकती है। जब से उन्होंने कीमियागिरी का अभ्यास शुरू किया था, तब से वे इसी तरह काम करते आ रहे थे। लेकिन सच्ची कीमिया ज्ञान शास्त्र ने एक अलग और क्रांतिकारी राय सामने रखी थी। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के एक बैच का इस्तेमाल वास्तव में एक से ज्यादा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। इस विधि का इस्तेमाल करके अगर किसी की किस्मत खराब हो तो शायद वह एक बार में केवल 3 से 5 गोलियां ही परिष्कृत कर पाएगा, लेकिन अच्छी किस्मत और कुशलता से वह एक बार में 7 या 8 गोलियां परिष्कृत कर सकता है, जबकि एक बेहतरीन परिणाम से पूरी 10 गोलियां प्राप्त होंगी। इस सिद्धांत ने अर्जुन को कहीं अधिक विशाल कीमिया जगत में झांकने का अवसर दिया। हालांकि ऐसा आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए गोलियों के बनने से ठीक पहले एक विशेष तकनीक का उपयोग करना आवश्यक था। इसके लिए बहुत अनुभव और कौशल की आवश्यकता थी और यह ऐसा काम नहीं था जो हर कीमियागर कर सकता था। इस कीमिया तकनीक ने अर्जुन के उत्साह को बढ़ा दिया। अतीत में जिन गोलियों को उन्होंने परिष्कृत किया था वे बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थीं और सामग्री आसानी से मिल जाती थी, इसलिए प्रत्येक सामग्री से केवल एक गोली प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं थी। हाई हेवन सेक्ट द्वारा समर्थित अर्जुन को ऐसी सामग्रियों के स्रोत के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वह एक ओरिजिनल किंग ग्रेड अल्केमिस्ट था, इसलिए हर स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए जरूरी सामग्रियां न सिर्फ बेहद कीमती थीं, बल्कि उन्हें ढूंढना भी बेहद मुश्किल था और उन्हें सफलतापूर्वक बनाने के लिए एक उपयुक्त पिल स्पिरिट की जरूरत थी। हाई हेवन सेक्ट के साथ भी इतनी सारी सामग्रियां ढूंढना नामुमकिन था। हालांकि यदि वह एक ही सामग्री से एक से अधिक स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सके तो उसके लिए लाभ बहुत अधिक होगा। हालांकि यह मामला जरूरी नहीं था। अर्जुन अभी अभी ओरिजिनल किंग ग्रेड कीमियागर बना था और उसे और गहरी तकनीकों को समझने की कोशिश शुरू करने से पहले ओरिजिनल किंग ग्रेड स्पिरिट पिल्स को परिष्कृत करने का काफ़ी अनुभव हासिल करना होगा।
आधे महीने बाद अर्जुन ग्रीन वाटर सिटी लौट आया। उसे यहाँ सुवर्ण नहीं मिला था, इसलिए वह इस साधना तारे पर और सुस्ती से रहने को तैयार नहीं था। उसे अभी भी जल्द से जल्द तोंगशुवान क्षेत्र लौटना था ताकि वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को छाया तारे में स्थानांतरित कर सके ताकि उन्हें बेहतर साधना वातावरण और संसाधन मिल सकें। जब वह उस सराय में पहुंचे जहां शेखर और अन्य लोग ठहरे हुए थे, तो अर्जुन ने उन्हें ढूंढने के लिए अपनी दिव्य इंद्री का प्रयोग किया, लेकिन तुरंत ही वह चौंक गए। शेखर और अन्य लोग यहाँ नहीं थे। इस अप्रत्याशित खोज से उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने सोचा कि क्या शेखर और अन्य लोगों के साथ कोई दुर्घटना हुई है। आखिरकार जब वह उस दिन गया था तो उसने उनसे कहा था कि वह इस समय के आसपास उनसे यहाँ फिर मिलेगा। वे कहाँ चले गए थे? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, एक संचार कलाकृति निकाली और उसमें अपनी दिव्य भावना डाल दी। कुछ ही देर बाद कलाकृति चमक उठी और उसके अंदर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह प्रकट हुआ। अर्जुन ने तुरंत अपना ध्यान उसमें लगा दिया। शेखर द्वारा भेजे गए संदेश को सुनने के बाद अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। यह एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि शेखर और अन्य लोग अभी काफी अच्छी तरह से रह रहे थे और घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ग्रीन वाटर सिटी के उच्च रैंकिंग अतिथि बुजुर्ग बन गए। इस परिणाम से अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। संचार उपकरण को एक तरफ रखकर अर्जुन सराय से बाहर निकल गया और ग्रीन वाटर सिटी के केंद्र में स्थित एक इमारत की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो शेखर और अन्य लोग पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे कई महीनों से एक दूसरे से मिले नहीं थे, फिर भी किसी ने अर्जुन से पूछा नहीं कि वह क्या कर रहा था, बल्कि बस उत्साह से उसका इमारत में स्वागत किया। कुछ नौकरानियों से चाय परोसने के बाद उन्होंने अर्जुन को स्थिति समझानी शुरू की। उस दिन अर्जुन के जाने के तुरंत बाद ग्रीन वाटर सिटी के नगर स्वामी व्यक्तिगत रूप से शेखर और अन्य लोगों से मिलने आए। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि 5 शीर्ष तृतीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र के स्वामियों के समूह को इस ग्रीन माउंटेन स्टार पर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा ग्रीन वाटर सिटी तो बस एक छोटा सा शहर था और नगर स्वामी और उपनगर स्वामी के अलावा इस शहर में कोई और साधक नहीं था जो तृतीय क्रम मूल क्षेत्र तक पहुंच गया हो। शेखर और अन्य लोगों के अचानक आ जाने से ग्रीन वाटर सिटी का नगर स्वामी घबरा गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समूह का क्या इरादा है। चिंतित होकर वह शेखर और अन्य लोगों के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करने आया। ये जानने के बाद कि शेखर और अन्य लोग ग्रीन माउंटेन स्टार से नहीं थे और केवल ब्लड प्रिजन ट्रायल में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे, ग्रीन वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड को अंततः राहत मिली। तुरंत उन्होंने शेखर और अन्य लोगों को ग्रीन वाटर सिटी के बुजुर्गों के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। शेखर और अन्य लोग पहले तो सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ग्रीन माउंटेन स्टार उनके लिए केवल एक जगह थी जहां से वे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते थे और देर सवेर उन्हें शैडोड स्टार पर वापस लौटना था। यहां किसी शहर के एल्डर के रूप में सेवा करने के लिए जल्दबाजी में सहमत होना बहुत गैरजिम्मेदाराना होगा। हालांकि ग्रीन वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड के पूरे प्रस्ताव को सुनने के बाद, ये जानने के बाद कि वह भी रक्त जेल परीक्षण में भाग लेने का इरादा रखता है और वह चाहता है कि कुछ अंदरूनी जानकारी के बदले में वे उसकी सहायता करें, शेखर और अन्य लोगों ने कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने आधिकारिक एल्डर बनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अतिथि एल्डर के रूप में भूमिकाएं स्वीकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने ग्रीन वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड को ये भी सूचित किया था कि वे ब्लड प्रिजन ट्रायल के बाद ग्रीन माउंटेन स्टार छोड़ देंगे। ग्रीन वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड ने तुरंत सहमति दे दी। यही कारण था कि वे अब सराय में नहीं रहते थे और ग्रीन वाटर सिटी के सिटी लॉर्ड द्वारा उनके लिए व्यवस्थित आवास में रहने लगे थे। आखिरकार हम बाहरी लोग हैं, इसलिए इस नगर स्वामी का हमसे सावधान रहना स्वाभाविक है। हमें अपने पक्ष में करने की उसकी इच्छा, और चूंकि वह ग्रीन माउंटेन स्टार का मूल साधक है, इसलिए वह रक्त कारागार मुकदमे के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानता है, इसलिए उसके साथ जुड़ना हमारे लिए भी फायदेमंद है। यह मूलतः आपसी हितों का गठबंधन है, शेखर ने हल्के से कहा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, ये तो वाजिब है। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति होने का मतलब है कि हमें खुद से खुफिया जानकारी जुटाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। कई वरिष्ठ लोग आपकी मर्जी से काम चला सकते हैं, बस इस ग्रीन वाटर सिटी के नगर स्वामी के धोखे में न आए या उनका इस्तेमाल न करें। आखिरकार सिर्फ दिखावे से लोगों का असली स्वभाव जानना मुश्किल होता है। शेखर और अन्य लोग हंसे। आरवेश ने सिर हिलाया, संप्रदाय गुरु यांग निश्चिंत रहें। हालांकि ग्रीन वाटर सिटी का नगर स्वामी चतुर है,
लेकिन उसके साथ हमारे संपर्क से उसका चरित्र बुरा नहीं लगता और उसे इस स्थिति में उचित व्यवहार समझना चाहिए। हालांकि अगर उसने किसी प्रकार की चाल चलने की कोशिश भी की तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जूनियर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। अर्जुन ने सिर हिलाया। अच्छा, चूंकि यहाँ कई सीनियर्स ठीक हैं तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। तुम्हें वापस आने में कितना समय लगेगा? शेखर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, यह 1 या 2 साल जितना छोटा भी हो सकता है, या शायद 3 या 4 साल जितना लंबा भी। उम्मीद है मैं खूनी जेल मुकदमे से पहले वापस आ जाऊंगा ताकि मैं आपके साथ अंदर का उत्साह देख सकूं। अर्जुन मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा होगा। अगर तुम हमारे साथ हो तो यह मुकदमा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। शेखर का उत्साह जाग उठा। जाहिर है उसे अर्जुन की ताकत पर पूरा भरोसा था। अन्य लोग भी अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराए, मानो चाहते हों कि वह जल्दी से जाकर वापस आ जाए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रुचि की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ टोंगजुआन क्षेत्र में वापस आना चाहती हो या तुम यहीं रहोगी? मैं। रुचि के चेहरे पर झिझक का भाव दिखा। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या चुनाव करे। टोंगशुवान क्षेत्र उसकी और अर्जुन की मातृभूमि थी, इसलिए उसे उसकी बहुत याद आती थी। उसे पहले भी वहां से जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन अब उसे उस जमीन को देखने का मौका मिला जहां वह पली बड़ी थी। तथापि हालांकि दृश्य तो वही रहे, लेकिन जिन लोगों को वह देखना चाहती थी वे अब वहां नहीं थे। आईसैक्ट से संबंधित हर चीज अब अस्तित्व में नहीं रहनी चाहिए। उसे इस हद तक मिटा दिया जाना चाहिए कि अन्य लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि कभी वहां आईसैक्ट भी था। मैं यहीं रहूंगी। रुचि की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने फैसला किया, जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ वे सभी पहले से ही यहाँ स्टार फील्ड में मौजूद होने चाहिए, इसलिए वापस जाना मेरे लिए केवल दुख ही लाएगा। बल्कि अगर मैं यहीं रहूं तो शायद मैं कुछ उपयोगी समाचार के बारे में पूछताछ कर सकूं। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे किसी और बात पर मनाने की कोशिश नहीं की। उसने ये चुनाव स्पष्ट कारणों से किया था। तो मैं रुचि को कई वरिष्ठों को सौंप दूंगा। अर्जुन ने शेखर और अन्य लोगों की ओर रुख किया। आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम पुराने स्वामी यहाँ हैं उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार ऐसा लगता है कि मूल राजा हर जगह दुर्लभ हैं। शेखर ने धीमी हंसी हंसी। मूल राजा क्षेत्र के अंतर्गत वे सबसे शक्तिशाली थे और उन 5 के एकजुट होने से ये बहुत कम संभावना थी कि कोई उनसे परेशानी मोल ले। तो फिर यह मो ज्यादा बातें नहीं करेगा। हम संप्रदाय गुरु यांग की अच्छी यात्रा और शीघ्र वापसी की कामना करते हैं। आरवेश ने गंभीरता से कहा। रुद्रेश ने अर्जुन से ये भी कहा, संप्रदाय गुरु को रास्ते में सावधानी से काम करना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये जानने के बाद कि शेखर और अन्य लोग सुरक्षित और स्वस्थ हैं, अर्जुन ने ग्रीन वाटर सिटी में और अधिक देरी नहीं की और अगले दिन घर के लिए रवाना हो गया। अपने स्टार शटल का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन ने ग्रीन माउंटेन स्टार को छोड़ दिया और 1 दिन की दूरी पर ही सीलबंद वर्ल्ड बीच से स्टारशिप को बाहर निकाला। रास्ता तय करने के बाद स्टारशिप तेजी से तारों भरे आकाश में उड़ गया। अतीत में अर्जुन ने केवल एक संत क्षेत्र साधना के साथ साहपूर्वक स्टार फील्ड में कदम रखा था। अब कई दर्जन वर्ष बीत चुके थे और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था कि उसकी मातृभूमि में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अपने घर के निकट पहुंचते ही उसे अचानक पुरानी यादों और प्रत्याशा का एहसास हुआ। यह मनोदशा समय के साथ और अधिक स्पष्ट होती गई। उसने स्टारशिप को उसी रास्ते पर वापस भेजा जिस रास्ते से वह वापस लौटा था, अपने मूड में बदलाव महसूस करते हुए अपने दिल की सारी मिठास और कड़वाहट को भूलने और शांत होने दिया। उसकी मनस्थिति ऐसी हो गई कि उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। अचानक पीछे मुड़कर देखने पर वह छोटा लड़का नहीं रहा जो वह हुआ करता था। अब वह एक शक्तिशाली द्वितीय क्रम मूल वापसी क्षेत्र साधक, मूल राजा क्षेत्र के अधीन एक अजेय अस्तित्व और उच्च स्वर्ग संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। छायांकित तारे पर उसकी स्थिति 1 से नीचे लेकिन 1 करोड़ से ऊपर थी। एक लंबे भाले की तरह अपने आप को सीधा करते हुए अर्जुन ने गर्व और दृढ़ अभिव्यक्ति धारण की। अचानक, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो, अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा और उसी समय अपनी दिव्य इंद्रिय को प्रकट किया। उनके अवलोकन में एक सुंदर दृश्य प्रकट हुआ। कई विशाल तारे, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, तारों भरे आकाश में एक निश्चित स्थान पर एक साथ इकट्ठे हुए थे। और इस समूह के केंद्र में एक शून्य था जहां कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि अर्जुन को धीमे स्वर में पुकार रहा हो।
यहाँ तक कि लाखों किलोमीटर दूर से भी वह इस हल्के संकेत को महसूस कर सकता था। अराजक रसातल, वह पहले ही इस जगह पहुंच चुका था। अर्जुन जल्दी से होश में आया, तभी उसे एहसास हुआ कि अपनी पुरानी यादों में खोते खोते उसने समय का ध्यान ही खो दिया था। ये स्थान स्टार फील्ड में प्रवेश करने के बाद अर्जुन का पहला पड़ाव था। ये पूरे स्टार फील्ड का सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित क्षेत्र भी था। इस शांत और खूबसूरत दिखने वाले इलाके में एक ऐसा खतरा छिपा था जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। डोमेन विस्फोट सामान्य तारों वाले आकाश तूफानों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक होते हैं, जो इस स्थान पर आसानी से स्टारशिप को निगल सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं। अर्जुन को ऐसे ही एक डोमेन विस्फोट ने निगल लिया था और उसे एक अजीब तैरते हुए महाद्वीप पर खींच लिया गया था, जहां उसकी मुलाकात गुइजू से हुई थी और उसने विभिन्न मास्टर्स से स्टार फील्ड के रोमांच और खतरों के बारे में सब कुछ सीखा था। उस समय वह इस स्थान के रहस्यों को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन अब उसकी ताकत में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था और उसकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि तेज हो गई थी। वह कुछ ऐसी चीज़ों को समझने में सक्षम था जो वह पहले नहीं समझ पाया था। यहाँ ऊर्जा की विशाल मात्रा वास्तव में अंतरिक्ष के एक भाग को उसके केंद्र में संपीड़ित करने में सक्षम थी, जिससे सामान्य परिस्थितियों में इसका पता लगाना असंभव हो गया था। लेकिन हर बार जब डोमेन विस्फोट होता था तो उस संपीड़ित स्थान का एक दरवाजा खुल जाता था। अराजक रसातल के बिल्कुल मध्य में वह छोटी सी दुनिया छिपी हुई थी। तैरता हुआ महाद्वीप। अर्जुन ने गुइजू और अन्य लोगों के साथ तैरते हुए महाद्वीप को छोड़ने से पहले एक गुप्त भूमिगत कक्ष में अपनी दिव्य भावना का एक धागा छोड़ दिया था। उस कक्ष में ऊर्जा का एक विशाल पिंड था और अर्जुन को यह भी संदेह था कि यह तैरते हुए महाद्वीप का तारा स्रोत था। उस समय उसकी शक्ति बहुत कम थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में उसे छूने की हिम्मत नहीं की। अब यहाँ से गुजरते हुए दिव्य भावना के उस धागे ने तुरंत उसके साथ एक संबंध बना लिया, मानो उसे अपने पास बुला रहा हो। हालांकि अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति उस समय से बिल्कुल अलग थी जब वह यहाँ आया था, फिर भी वह इतना अहंकारी नहीं था कि यह मान ले कि वह उस ऊर्जा पुंज को परिष्कृत कर सकता है। अगर किसी तारा स्रोत को परिष्कृत करना इतना आसान होता तो गुइजू 2000 सालों तक उस जगह फंसा न रहता। अर्जुन को अभी भी अपनी ताकत बढ़ने तक इंतजार करना था, तभी वह ऐसा करतब दिखा सकता था। स्टारशिप की गति भी धीमी नहीं हुई और वह शीघ्र ही अराजक रसातल को पीछे छोड़कर सीधे टोंगजुवान क्षेत्र की ओर उड़ चला। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।